बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काजिम और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज मैं एक बड़े ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाहूँगी। ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं या कम से कम होनी चाहिए जो मांगे बगैर मिल जानी चाहिए। अब आप कहेंगे वो चीज़ें कौन सी हैं, लेकिन उनकी तरफ मैं आऊँगी। जिन चीज़ों की मैं बात करने जा रही हूँ वो चीज़ें वैसे तो हर इंसान की बेसिक ज़रूरत है, हर इंसान की एक तरह से बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं, क्योंकि हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि ये चीज़ें उन्हें मिलें। लेकिन कुछ ताल्लुकात ऐसे होते हैं जिनके अंदर अगर ये चीज़ें नहीं भी मिल रही हों या कुछ मिल रही हों कुछ ना मिल रही हों तो गुजारा निकल जाता है। जैसे भाई बहन हो गए, माँ बाप हो गए, औलाद हो गई। वहाँ पे अगेन मैं इन चीज़ों की तरफ आऊँगी क्योंकि इन चीज़ों पे मैं हर चीज़ को एक एक करके मैं एड्रेस करना चाहती हूँ। तो भाई बहन, माँ बाप, औलाद, ये तो खून के रिश्ते हैं। एक तरह से यू आर स्टक विद ईच अदर। नहीं भी हो रही होती चीज़ बंदा कोड़ लेता है, कंप्लेन कर लेता है, लेकिन क्योंकि खून का रिश्ता होता है तो बंदा उसको बरकरार रखता है। आजकल शादियां बहुत टूट रही हैं, रिश्ते बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। मंगनी हुई, साल डेढ़ चली, फिर वो ख़त्म हो गई। शादी हुई, निकाह हुआ, रुखसती तक बात नहीं गई, ताल्लुक़ ख़त्म हो गया। फिर शादियां 2-2 साल, 5-5 साल, 20-20 साल के बाद हम ख़त्म होते हुए देख रहे हैं। आई गेस लोग ओपन भी ज़्यादा हो गए हैं अपनी ख्वाहिशात, अपनी नीड्स, अपने डिज़ायर्स के बारे में, और अवेयरनेस भी आ गई है कि यार कुछ चीज़ें तो इंसान का बेसिक ह्यूमन राइट होती हैं। अब ज़िंदगी में कौन सी 3 ऐसी चीज़ें हैं जो मांगे बगैर मिलनी चाहिए? सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, वक्त। व्यूअर्स, आजकल किसी के पास भी टाइम नहीं है। सच्ची बात है, कभी भी लोगों के पास टाइम नहीं था। टाइम इंसान निकालता है या बनाता है, और जब हम टाइम निकालते हैं, बनाते हैं, तो बेसिकली टाइम हम उस चीज़ को देते हैं जो प्रायोरिटी होती है या जो हमारे लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है। तो जब हम अपनों के लिए वक्त नहीं निकालते, मैंने देखा है कि मियाँ बीवी के ताल्लुक़ में वाइफ़ जो है वो बच्चों के लिए टाइम निकाल रही है, ससुराल के लिए टाइम निकाल रही है, अपने अम्मा अब्बा के लिए, भाई बहनों के लिए टाइम निकाल रही है, लेकिन शौहर के लिए उसके पास वक्त नहीं है। क्योंकि जब शौहर की बारी आती है तो कहती है तो समझ जाएंगे ना, अंडरस्टैंड कर लेंगे। और यही चीज़ मर्द हज़रात में, कि वो पूरी दुनिया की फ़नकारियाँ करेंगे, सारे काम करेंगे, बच्चों को पढ़ाई के लिए टाइम निकालेंगे, सब करेंगे, लेकिन बीवी जो है उसको इग्नोर कर देंगे, कहेंगे खैर है, बाद में टाइम दे दूँगा। मज़े की बात यह है कि व्यूअर्स, टाइम एक ऐसी चीज़ है जिसकी कोई गारंटी नहीं है। आज सांसें चल रही हैं, शायद कल ना चल रही हों, शायद घंटे बाद, आपको नहीं पता कि क्या होने वाला है। तो उस वक्त जब इंसान दुनिया से चला जाता है तो फिर रिग्रेट्स ही रह जाती है ना, उन लोगों को जिन्होंने वक्त नहीं दिया। और उस इंसान भी रिग्रेट से ही दुनिया से जाता है कि यार मैंने वक्त नहीं दिया अपनों को, या उस अपने अहम बंदे या बंदी को, मियाँ या बीवी को। दूसरी चीज़, इज़्ज़त। देखिए व्यूअर्स, इज़्ज़त मांगने वाली चीज़ नहीं होती। इज़्ज़त तो हर इंसान का बुनियादी हक है कि उसको इज़्ज़त दी जाए। उससे आप रिस्पेक्ट और रिगार्ड से बात करें, चाहे वो आपके घर में काम करने वाला स्टाफ मेंबर हो, चाहे दफ्तर में काम करने वाला वर्कर हो, और चाहे वो आपका मियाँ हो या बीवी हो, इवन बच्चे हों। इज़्ज़त तो आपको देनी चाहिए। हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें इज़्ज़त मिलेगी, लेकिन ना इज़्ज़त देने के लिए इंसान तैयार होता है और ना ही इज़्ज़त लेना इंसान को तरीके से आती है। देखिए व्यूअर्स, जस्ट बिकॉज कोई आपका मियाँ है या कोई आपकी बीवी है, उसका ये मतलब नहीं है कि वो रिस्पेक्ट नहीं डिज़र्व करते। वो तो सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं, और सबसे ज़्यादा इग्नोर हम अपने हस्बैंड या वाइफ को ही करते हैं। बदतमीज़ी की जब बात आती है तो पीक की बदतमीज़ी, जो सबसे ज़्यादा बदतमीज़ी की जाती है, वो शौहर बीवी के साथ और बीवी शौहर के साथ करती है। और ये भूल जाते हैं कि दुनिया का सबसे मजबूत और सबसे कमज़ोर रिश्ता शादी ही है। सिग्नेचर से होता है और सिग्नेचर से ख़त्म हो जाता है। 3 अल्फाज बोलने हैं तो शादी हो गई, 3 अल्फाज बोले तो वो शादी ख़त्म हो गई। एंड देन प्यार। व्यूअर्स, हम दुनिया जहान को प्यार देने के लिए तैयार है, लेकिन मियाँ बीवी को और बीवी मियाँ को प्यार देने के लिए तैयार नहीं है। मियाँ बीवी के रिश्ते ऐसे हैं, बहन भाई, दोस्त, ये सारे ऐसे ताल्लुकात हैं जो प्यार मांगते हैं, क्योंकि जिस रिश्ते की बुनियाद प्यार होती है वो रिश्ता बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, और दुनिया की कोई चीज़ उस रिश्ते को हिला नहीं सकती। और मांग के टाइम, इज़्ज़त या प्यार लेना, आई एम सॉरी,
इसको ईगो की प्रॉब्लम बना लें, कोई भी बात कर लें, एट द एंड ऑफ द डे अनएक्सेप्टेबल है। देखिए बच्चों के मामले में मैं देखती हूँ कि माँ बाप बच्चों को इज़्ज़त नहीं देते, प्यार भी दे देंगे, टाइम भी दे देंगे, लेकिन इज़्ज़त नहीं देंगे। मेरे लिए प्यार और इज़्ज़त इंटरकनेक्टेड है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं आप उसको इज़्ज़त देंगे, और अगर आप किसी को इज़्ज़त देते हैं तो आपको डेफिनेटली उनसे प्यार होगा या कोई फीलिंग्स होंगी, तो आप उनको इज़्ज़त दे रहे हैं ना। कोई तो उसके पीछे मोटिवेशन होती है। और जब काम से हट के ताल्लुकात की बात करें, जहाँ पे आपके बॉस हो गए या कोई इस तरह के लोग हो गए, तो फिर आप इज़्ज़त इसीलिए देते हैं क्योंकि आप प्यार करते हैं। ज़बरदस्ती के बेस पे तो कोई भी इज़्ज़त नहीं देता, और अगर देते हैं तो आपको पता है वो असल इज़्ज़त नहीं होती, वो तो एक दोगलापन होता है। सो व्यूअर्स, सोचें इस चीज़ के बारे में। मैं भी बड़े अरसे से इस चीज़ के बारे में खुद पर्सनली भी सोच रही हूँ कि टाइम मांग के अगर मिले ना तो उस टाइम की वैल्यू नहीं होती। अगर मैं मिनते तरले ही कर रही हूँ हर वक्त अपने मियाँ से कि प्लीज़ मुझे टाइम दे दें, प्लीज़ मेरे साथ 10 मिनट बैठ जाएं, प्लीज़ ये कर लें, प्लीज़ वो कर लें, मांगी हुई चीज़ की व्यूअर्स वो वैल्यू नहीं होती। और टाइम वो चीज़ है जो मांग के, अब मैं याद है कि मैं कराची में कुछ अर्सा पहले जब शूट कर रही थी तो मेरे जो ड्राइवर गाड़ी जो मेरा ड्राइविंग का जो काम करते थे और जिनकी मेरे साथ ड्यूटी लगी थी, उससे मुझे कह रहे थे आप तो अपने आप भाई से बात करती हैं तो इतना हंस के बात करती। मैं अपने हस्बैंड से बात कर रही थी फ़ोन पे, तो मेरी बीवी तो मेरे से सीधे मुँह बात नहीं करती। मैं तो रहता भी कराची में ही हूँ, आप देखें कराची आई हुई हैं रिकॉर्डिंग के लिए, आपको 10 दिन हो गए हैं, 2-4 दिन बाद आप जाएंगी, तो मैंने आपको कभी तल्ख ज़बान में बात करते हुए नहीं सुना या आपका झगड़ा होते हुए नहीं सुना। तो मैंने उसको यही कहा, मैंने कहा भाई देखें, हम जब एक जगह पे होते हैं, जिस तरह अगर लाहौर में साथ हैं या जहाँ पे भी साथ है, तो हम कोशिश करते हैं कि एक दूसरे के लिए वक्त निकालें, एक दूसरे के काम की रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे की फैमिलीज़ की रिस्पेक्ट करें। और वही वाली बात है कि टाइम भी दे, और प्यार तो फाउंडेशन है किसी भी शादी, किसी भी ताल्लुक़ की। तो कहते हैं बाजी मैं प्यार नहीं करता तो मैं काम के लिए क्यों निकलता हूँ फिर। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है भाई, लेकिन आप घर पे बीवी को वक्त कितना देते हैं? बाजी टाइम किसके पास है? काम से थक के घर जाता हूँ तो बस इतनी हिम्मत होता है कि सो जाऊँ, या कोई बच्चों शच्चों का काम शाम होता है तो वो करा देता हूँ। मैंने कहा बीवी को कब वक्त दिया है पिछली दफ़ा? कहता है क्या मतलब बाजी? मैंने कहा उसको खाने पे कभी लेके गए हैं? उसे कभी कहा है कि चल हम ज़रा वॉक पे निकल जाते हैं, 5-10 मिनट चलो बाहर चहलकदमी करते हैं, बच्चे शच्चे घर पे रहें, हम लोग ज़रा आपस में निकलें? कहता है बाजी ऐसा टाइम तो शादी की शुरुआत में भी नहीं था। तो वही वाली बात है ना व्यूअर्स, हम क्यों नहीं अंडरस्टैंड करते कि टाइम देना इम्पॉर्टेंट है, इज़्ज़त देना इम्पॉर्टेंट है। मैंने कहा भाई एक दो दफ़ा जब मैंने आपको अपनी वाइफ से बात करते हुए सुना है, भाभी से बात करते हुए सुना है, तो आपने तो तल्ख ज़बान में आ जाऊँगा ना जब मेरे पास टाइम होगा, अजय मैं ड्यूटी ते हाँ, मैंने तंग ना कर। इस तरह करके जब आप बात करके फ़ोन बंद करेंगे तो अगले बंदे का दिल ही दुखेगा ना। वो फिर आपको एक से दूसरी दफ़ा कॉल करेगा, तीसरी दफ़ा नहीं कॉल करेगा। तो हम अपने इशू, अपनी रिलेशनशिप्स में, अपने मामलात में ख़ुद दरार पैदा करते हैं। सो हमें इस बात को अब अपने पल्ले बांधना है कि हमें टाइम ना तो मांग के लेना है, ना ही उन किसी के मांगने पे देना है। हमें टाइम देना है एक दूसरे को। इज़्ज़त मांगे बगैर देनी है। इज़्ज़त डिमांड नहीं की जाती, इज़्ज़त मिलनी चाहिए आपको। आप अगर किसी की बीवी हैं या कोई आपका शौहर है तो इज़्ज़त उस पैकेज के साथ आनी चाहिए। और तीसरी चीज़ प्यार। देखिए प्यार से आप किसी को जहर का घूंट भी देंगे ना, इंसान चुप करके निकल जाएगा। बदतमीज़ी से कोई अच्छी बात भी कहेंगे तो दूसरा इंसान आपसे दूर हो जाएगा। और हमने अपने मामलात, अपने रिश्ते मजबूत करने हैं, उनको कमज़ोर नहीं करना। आइए व्यूअर्स किचन की तरफ रुख करते हैं जहाँ पे शेफ़ सैयदा नूर हैदर हमारा वेट कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम शेफ़ नूर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? ठीक हैं, खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक। वीकेंड कैसा गुजरा? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा। अब देखिए ना, मैं पढ़ रही थी तो एक चीज़ लिखी हुई थी हमारे के उसकी, ये चीज़ें मांगने से, ये चीज़ें मांगनी नहीं चाहिए। तो बिल्कुल सही है, ये चीज़ें मांगे बगैर मिलनी चाहिए। बड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं। वक्त, अब वक्त आपका सबसे बड़ा असासा है। मैंने बड़े हस्बैंड्स देखे हैं जो बीवी को टाइम नहीं दे पाते तो उनके लिए महंगे महंगे तोहफे खरीदते रहते हैं। तो मुझे एक बात बताएं शेफ़ नूर, तोहफ़ों का अचार डालना है? बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की कि अगर आप ये सोचते हैं कि आपको इज़्ज़त मिले तो आपको इज़्ज़त देनी चाहिए। अगर आप ये सोचते हैं कि आपको प्यार मिले तो आपको पहले प्यार देना चाहिए। कहते हैं ना गिव एंड टेक। और क्या कहते हैं, ये बिल्कुल सही बात है कि आप हस्बैंड को अगर आप प्यार से कुछ भी चीज़ मनवाना चाहें, अगर प्यार से आप बात करेंगी तो आपकी हर चीज़ जो है वो आपकी वो मान लेगा। अगर आप बदतमीज़ी करेंगी और आप लाउडली बोलेंगी बहुत ऊंची आवाज़ में तो वो कभी भी करना भी चाहेगा तो वो नहीं कर सकेगा।
तो ये बिल्कुल एक ये रिश्ते बड़े, ये नहीं कि हस्बैंड का, ये सब रिश्ते बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, आपके घर में जो बड़े हैं, आपकी सास हैं, आपके भाई हैं, भाभी हैं, अगर आप उनको इज़्ज़त देंगे और आपको इज़्ज़त मिलेगी, अगर आप उनको टाइम देंगे तो आपको टाइम मिलेगा, अगर आप उनसे प्यार करेंगे तो आपको रिटर्न में भी प्यार ही मिलेगा। और एक बात बताऊं, जैसा ताल्लुक मियाँ और बीवी का एक साथ होता है ना, उसी किस्म की रिस्पेक्ट आपको फिर अपने ससुरालों में मिलती है। बिल्कुल सही कह रही हैं। अगर एक शौहर अपनी बीवी से बदतमीजी करेगा, गुस्ताखी करेगा, तो उसके घर वाले भी फील करेंगे कि हमारा भी उतना ही राइट है। बिल्कुल सही कह रही हैं। सो ये चीज़ भी अंडरस्टैंड करनी है कि औरत को अपनी ससुराल में कितनी रिस्पेक्ट मिलती है। इस चीज़ का को डिफ़ाइन या इस्टेब्लिश लड़का करेगा। लड़के को कितनी इज़्ज़त अपनी बीवी के घर में मिलती है, बिल्कुल। अपने बीवी के मैके में मिलती है, इसका भी ताल्लुक इस चीज़ से है कि बीवी कितनी रिस्पेक्ट अपने शौहर को देती है। अगर वो अपने मियाँ से सीधे मुँह बात नहीं करती और हर वक्त उनसे गुस्ताखी करती है, तो घर वाले भी नेचुरल नहीं बात करेंगे। है कि उसके भाई बहन, हाँ जी, नहीं friends, करेंगे। चलो माँ बाप तो फिर भी सेंसिबल होते हैं, देख लेते हैं, बाकी लोग तो फिर उसी तरह चलेंगे। भाई अगर मियाँ अपनी बीवी से बदतमीजी से बात करेगा तो अपने बच्चे सगे तमीज से बात नहीं करेंगे माँ से। सही, बिल्कुल आपने सही कहा। मैंने ऐसी फैमिलीज देखी हैं कि अगर उनको ससुराल में अगर नहीं मिली इज्जत तो वो क्या कहते हैं, उनको उनके घर वालों ने भी इज्जत नहीं दी हो। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। सो द पॉइंट इज वी हैव टू, हमें मेहनत करनी है अपने हाँ ऊपर जी, एज ह्यूमन बीइंग्स। बिल्कुल। अच्छा, किचन में क्या बन रहा है ये हम जानेंगे ब्रेक के बाद। इंशाल्लाह। ब्रेक के बाद शेफ नूर किचन में हम जाएंगे और देखेंगे कि आज क्या बना रही हैं। बहुत सी चीज़ें पड़ी हुई हैं, अब इनको मिलजुल के बनाएंगे क्या, ये जानेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। मैं उबली हुई मुर्गी खा रही हूँ जो बहुत ही मज़े की है बाय द वे। इसमें मैंने काफ़ी अच्छे स्पाइसेस डाले हैं और ग्रीन चिली भी पीस के डाली है। और बात यह है कि जब इस तरह से चिकन बॉइल्ड हो तो लोग जो कहते हैं ना हम डाइटिंग वगैरह ये जी, वो जी, जी। नहीं खाया जाता, तो ये तो बड़ी मज़े की है। अच्छा, उबली हुई मुर्गी मुझे बड़ी पसंद है, ओनली इफ़ अच्छे मसाले में बनी हुई हो। अच्छा, ये बताइए कि आज हम बना क्या रहे हैं। यहाँ पे हम अनियंस कर रहे हैं फ्राई। जी, इनको हमने क्या करना है? आज हम बना रहे हैं जी काबली पुलाव। अच्छा। इसको हमने हल्का सा कलर देना है और उसके बाद हम इसमें अदरक भी डाल देंगे। ये ठीक है, तो कब डालनी है? बस सब डाल दें, साथ ही डाल डाल दें। हाँ जी। ठीक है। इसकी इंग्रेडिएंट्स मैं बोल देती हूँ। चावल हमें चाहिए जी 1 किलो, मुर्ग का गोश्त चाहिए हमें 2 किलो, और इसके हम बड़े पीसीस करा लेंगे, जैसे कि ये हमारे ये हैं, यानी कि एक मुर्गी के आप 8 पीस करा लें। अच्छा। काली मिर्च पिसी हुई चाहिए 1 चाय का चम्मच, नमक चाहिए हस्बे जायका, लहसुन चाहिए 2 अदद, जो उसके 2 बड़े बड़े गठियाँ होती हैं ना वो चाहिए, अदरक पिसा हुआ चाहिए 2 खाने के चम्मच, साबुत धनिया चाहिए 1/4 कप, सौंफ चाहिए 2 खाने के चम्मच, गरम मसाला पिसा हुआ 3 चाय के चम्मच, अदरक कटा हुआ लंबाई में 2 खाने के चम्मच, चने उबले हुए 2 कप, सब्ज़ इलायची 6 से 7 अदद, तेज़ पत्ता 3 से 4 अदद, बादाम आधा कप, किशमिश 1 कप, गाजर 2 कप, घी 1 कप, प्याज 2 अदद। सबसे पहले हमने यखनी में साबुत गरम मसाले और इसमें हमने तेज़ पत्ता और पिसी हुई सब्ज़ मिर्च और लहसुन पिसा हुआ, अदरक पिसा हुआ और लहसुन साबुत और 2 प्याज डाल के हमने इसको यखनी को चढ़ा देना है, और साथ हमने चिकन भी डाल देना है। और चिकन जब 80% डन हो जाए तो आपने चिकन को निकाल लेना और यखनी को छान के आपने रख लेना है, और उसके बाद आपने प्याज को और अदरक को जो है वो सौते करना है। हल्का सा लाइट ब्राउन होगा तो हम इसमें जो है अपने चने डाल देंगे। बाज़ लोग काबली पुलाव में चने डालते हैं, बाज़ नहीं डालते, ये आप ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहे तो डाल लें, अगर नहीं डालना चाहे तो ना डालें। तो बड़ा मज़े का ऑप्शन हो हाँ जाता जी। है और बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ना जी एक हेल्दी ऑप्शन हो हाँ जाता जी। है। और उसके बाद आप इसमें यखनी डाल दें। जब यखनी बॉईल होने लगे तो हम इसमें चावल डाल देंगे। और ये यखनी जो है, ये देखे ना, ये अब आपने अच्छी गाढ़ी मज़े की यखनी तैयार की। हाँ जी, और क्योंकि ये सारा फ्लेवर ही जो है वो यखनी से आएगा। ठीक है। और उसके बाद ये ज़ीरा हम डालेंगे। हाँ जी। जब ये थोड़ा सा हो जाएगा तो थोड़ा सारा? सा ज़ीरा डालेंगे। डाल दे सारा। हाँ जी, चावल माशाल्लाह हमारे काफ़ी हैं, तो थोड़ा सा बचा लीजिएगा। हम गरम मसाला भी डालेंगे। जी। अच्छा जी, और उसके बाद हमने ये चिकन जो है वो निकाल लिया है और इसको हम चिकन को फ्राई करेंगे कि इसमें एक हल्का सा ब्राउन कलर आ जाए। और हमारे पास चाहिए जी किशमिश काली, और हमारे पास ये वाली दूसरी वाली भी किशमिश है, और बादाम है हमारे पास आधा कप, इसको भी हमने फ्राई कर लेना है, और किशमिश को भी फ्राई कर लेना है। गाजरें हैं जी हमारे पास, इसको हम जब फ्राई करेंगे तो इसमें 2 टेबलस्पून शुगर
और डाल देंगे ताकि वो उसी में कैरमलाइज हो जाएगा ये। क्रंची सा हो हाँ जी, जाएगा, क्रंची सा हो नरम सा जाएगा। भी और क्रंची जी। सा। और उसके बाद जो है चावलों में गरम मसाला, काली मिर्च डाल देंगे। कोई चीज़ आपको कम लगे, अगर आप अपने टेस्ट के मुताबिक करना चाहते हैं तो सब्ज़ मिर्च डाल लें, क्योंकि इसमें लाल मिर्च नहीं डलती। और उसके बाद आप दम पे दें चावलों को, और उसके बाद आप ये चिकन जो है फ्राई किया हुआ ये दम पे डाल दें, और अपनी किशमिश डाल दें और गाजरें डाल दें, और आप 10 से 15 मिनट दम पे रखें, और फिर आप इसको जो है वो सर्व कर दें। और चटनी इसके साथ जी हमारी ये टमाटर की चटनी अच्छा, है। इसकी रेसिपी की तरफ 2 मिनट में जाएंगे। मुझे बताएं कि अब यहाँ पे क्या सिचुएशन है। बस थोड़ा सा और करके, और इसमें हम थोड़ी सी यखनी डालेंगे ताकि ये थोड़ा सा वो हो जाए फ्राई। मसाले नहीं, डाल बट पहले चिकन फ्राई करनी है या क्या नहीं, करना चिकन हम लैदे से फ्राई करेंगे इसमें। हाँ जी, चिकन हम लैदा से फ्राई करेंगे, और पहले हम इसमें यखनी डालें। जितनी देर में ये बॉयल होगी है? यखनी, चले हम तब तक चिकन को भी हाँ, फ्राई कर हाँ लेते हैं जी। ना, ताकि चीज़ें साथ साथ हो जाएं। वो इसका वो पड़ा और हुआ है। चिकन को आप ये कह रही हैं कि हम इसके अंदर डालेंगे दम के टाइम। दम के टाइम। हाँ, जी। तो तभी चिकन को हम साइमल्टेनियसली तैयार कर लेते हैं। वैसे हमने इसमें घी डाला हुआ है, लेकिन चिकन को हम ऑयल में फ्राई करेंगे। वैसे इसमें एक्चुअली अगर आपके पास सेसमी ऑयल हो तो उसमें ये बहुत अच्छा ये काबुली पुलाव बनता तिलों का जो तेल है। जी, होता तिलों का जो तेल है। है। अच्छा, अब जब आप मुझे बताएंगी तो तब मैं इसके अंदर मज़ीद कोई स्टेप्स उठाऊंगी। जी, ये देखें हमारे पास ये यखनी, ये भी डाल लीजिएगा आप। हाँ जी। वैसे मुझे ये जो नज़र आ रही है इसके बारे में बताइए। अब इसको अब मैं डाल दूँ इसमें कि नहीं? हाँ, डाल दें, थोड़ी सी डाल दें, फिर हम चने डालेंगे। फिर हम इसमें डाल दें। इसमें चने डाल दूँ, हाँ जी, चने डाल। क्योंकि एक चीज़ है, जब आप प्याज बहुत ज़्यादा ब्राउन कर देते हैं ना तो वो फिर काला हो जाता है सालन। सबसे बड़ा इशू हमारे यहाँ ये होता है कि मसाले को हम राइट टाइम पे नहीं रोकते। ये अब नमक डालेंगे हम इसमें। अच्छा, कितना? इसमें आप डाल दें 4 चम्मच डाल दें। यखनी में भी हमने डाला हुआ है। ये 4 चम्मच ज़्यादा हो जाएंगे? नहीं, ज़्यादा होते। अच्छा, जी चलें। जी, ये 4 चम्मच ये डाल दें, और काली मिर्च डाल दें 2 चम्मच। काली मिर्च, ये काली मिर्च है। हाँ जी। ठीक है। और गरम मसाला पाउडर डाल दें। ये ठहरे, ये काली मिर्च और मेरे ख्याल ये गरम मसाला पाउडर है ना? नहीं, ये गरम मसाला है। हाँ, ये डाल दें, 2 चम्मच भर के डाल दें। अच्छा, अब आप पे डिपेंड करता है व्यूअर्स के आप लोग कितना को, और इसमें और कुछ तो नहीं डलेगा? नहीं जी, और कुछ भी नहीं डलेगा, क्योंकि यखनी में भी नमक है। हाँ जी। तो इसलिए आप लोगों ने थोड़ा सा अपने सॉल्ट को बैलेंस में लेके आना है। यखनी भी सॉल्टेड है ना? जी, हल्का सा हमने डाला। अपने चिकन टेस्ट किया ना, चिकन का वो आ रहा है ना आपको। तो मैं इसीलिए ना उसमें थोड़ा सा नमक की मिकदार को वो बैलेंस में लेके आना चाह रही थी। अच्छा, अब इसमें और क्या करूँ? बस इसको थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे और हम यखनी डाल देंगे। और चने जो हैं वो पके हुए हैं? जी, उबले हुए हैं चने। बिल्कुल। अब मैं चटनी की रेसिपी बोल देती हूँ। हाँ जी। ये जी इसके साथ टमाटर की चटनी सर्व होगी, ये देख लें। और इसमें हमें चाहिए 2 लहसुन की पूरी गठियाँ, और इसको हमने छीले ना, और इसको हमने कूंडी डंडे में पीसना है। और क्योंकि ये जो अगर हमने ब्लेंड किया ना तो ये फिर बिल्कुल झाग सी बन जाती है। अच्छा। हाँ जी। और पहले अपने लहसुन और सब्ज़ मिर्चों को पीसना है, फिर थोड़ा सा धनिया डालना है इसमें, आधा कप थोड़ा सा पुदीना डालना है, 1/4 कप। इसको पीस देना अच्छे तरीके से। और उसके बाद आपने टमाटर गोल गोल काट के, तो उसका आपने जो जूस है वो निकाल के साइड पे कर देना है, क्योंकि उससे आपके ना वो जो है ना आंखों में ना कहीं पड़ जाए। टमाटरों को पीस के और एंड में सारी चीज़ें मिला के और थोड़ा सा सिरका मिला के, और आपकी ये चटनी जो है ये इस चावलों के साथ सर्व होगी। अब आप मुझे चनों का बताएंगे? जी, मेरा ख्याल है यखनी डाल दें आप। ठीक है, तो पहले ये वाली डालूंगी? जी, डाल दें। इसमें एक बूटी भी है, डाल दें। मैंने इसको स्ट्रेन तो किया हुआ है। ये तो मैं इसीलिए बोटी हाँ जी। निकाल रही हूँ क्योंकि वो तो हड्डी है मेरी। ये पूरी यखनी डाल दूँ मैं? जी जी, सारी डाल दें। वैसे तो अगर प्योरली आप यखनी में ही पकाए ना व्यूअर्स, पानी में नहीं डालती मैं, यखनी में ही होता है कि यखनी में ही चावल पके, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और साथ में बस ये बॉयल होगी तो हम चावल डाल देंगे, और इधर हम चिकन को अपना फ्राई कर लेते हैं। इसके लिए मैं आपको एक डिश दे देती हूँ ताकि उसमें निकाल के हम इसको रखें। बिल्कुल सही है। ये हमारा
चिकन भी फ्राई हो रहा है, साथ साथ वहाँ पे आपने अब अगेन याद रखिएगा कि जब एक दफ़ा यखनी उबल जाएगी, उसको उबाला आएगा, तो फिर आप उसके अंदर चावल डालेंगे, चावल डालेंगे। उससे पहले नहीं डालेंगे हम। मैं एक चीज़ ज़रूर करना चाह रही हूँ, मुझे ना थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि हमारी यखनी का नमक ना ज़्यादा हो गया। नहीं नहीं है ना, बिल्कुल सही है। अभी चावलों में भी जो है ना हमें थोड़ा सा जब नमक चावल डालेंगे फिर भी हमें नमक टेस्ट करना पड़ेगा। थोड़ा सा और डाल रही हूँ कि मैंने एक्चुअली 3 चम्मच ही डाला था। गरम मसाले का टेस्ट और काली मिर्चों का भी सही आ रहा है। मुझे बाकी सब चीज़ों का टेस्ट, बिकॉज अच्छा। देखें ये वो चीज़ नहीं है ना जिसको हाँ जी। आपने ओवर कुक करना ओवर, है। हाँ जी, ये आपकी वो चीज़ ही नहीं है जिसके अंदर आपने बिल्कुल। एक प्रॉपर तरीके से अगर हम इसको मैनेज करेंगे तो वो अच्छे से हो ये जाएगा। बहुत ही अच्छा बनता है। मटन और बीफ का जो है वो एक्चुअल टेस्ट तो मटन और बीफ का आता है, लेकिन सम टाइम लोग चिकन मटन नहीं खाते, कोई बीफ नहीं खाता। नहीं तो फिर तो उसको फिर- बनाने का तरीका ये है कि फिर आप उसको अच्छे से उसके अंदर ना बाकी सारी चीज़ें डालें। हाँ जी, अगर हम चिकन में कर रहे हैं तो फिर हमें अच्छे तरीके से उसके मसाले बैलेंस करने चाहिए ताकि हमें खाने में भी जो है वो मज़ा आए। और ये देखें ना यखनी इतनी मज़े की, आप देखें व्यूअर्स कितने मज़े की गाढ़ी, अब ये इसमें पानी का एक कतरा नहीं है, तो ऑब्वियसली उसका जायका भी उस हिसाब से फिर मज़े का होगा। जब आप हम कहते हैं ना कि वो वाला रेस्टोरेंट वाला फ्लेवर नहीं आया भाई, वो तो प्रॉपर हड्डियों को ब्राउन करके। अब ये हो गया कि अभी और जी करो? हो गया। दूसरी साइड से कर दें, हम दम में भी हो जाएगा ना ये, बाकी अगर हुआ तो वैसे तो कुकड है, कुकड है। हाँ जी, वैसे तो कुकड है, हम तो सिर्फ इसको थोड़ा सा एक कलर देने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कर रहे हैं। ये आप स्किप भी कर सकते हैं स्टेप। ये तो तब वर्कबल होता है ना जब आप इसको करते हैं उसमें मटन वगैरह में और उन चीज़ों में। वैसे तो मटन में आई थिंक भून के ही डाला जाता है। जी। बीफ भी जो है वो भी जो है उसको भी फ्राई करते हैं। उसको पहले जैसे हमने प्याज को सौते किया है ना, हम गोश्त को उसी में डाल के सौते कर लेंगे ठीक और है, फिर उसी में यखनी बनाएंगे और उसी में चावल डाल देंगे। ठीक है। मटन और बीफ का ये जो है ना प्रोसीजर है इसका। सो एक सेकेंड मुझे एक्सप्लेन करें, चिकन को तो हमने ऐसे से कर लिया ना, यखनी में डाल दिया। यखनी में लेकिन डाल। अगर हम बीफ और मटन यूज़ कर रहे हैं ना तो हमने प्याज को ब्राउन करना है, बीच में ज़ीरा डालना है हमने, और बीच में जो है हमने थोड़े से साबुत गरम मसाले डाल के और साथ ही हमने इसमें मटन या बीफ डाल के उसको अच्छे तरीके से भून के फिर हमने यखनी के लिए पानी डाल देना। ठीक है, और जब वो गोश्त गल जाएगा और उसी में हमने चावल डाल देने हैं, उसको हमने गोश्त को फ्राई नहीं करना। ठीक है। तो ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे अब हम अपनी इसकी चिकन की फ्राइंग कर रहे हैं। अब जब ये सारी चिकन फ्राई हो जाएगी, अब बेसिकली अगला स्टेप ये है कि वो हमारा जो है क्या इसका नाम, यखनी जो है वो ऑलमोस्ट उसको उबाला आने वाला है, बबल्स उसमें ऑलरेडी बन रहे हैं। हाँ जी, आपने बस अब उसको चावल डालना है। उसमें चावल डालने हैं और उसके बाद उसमें ये चिकन डाल के आपने उसे कुक होने के लिए डाल दिया, जी, राइट? जी जी। चिकन हम दम में डालेंगे, चिकन और सारे ये मेवे बादाम उबालने के हाँ बाद जी उबालने के बाद जब दम देंगे, और गाजरें फाइनल जो गाजरें दम- हम कैरमलाइज कर देंगे। इसको हल्के से 1 टेबलस्पून या 2 टेबलस्पून ऑयल में हम डालेंगे, फ्राई करेंगे इसको, साथ ही हम इसमें शुगर डाल लेंगे और वो कैरमलाइज हो जाएगा और गाजरें भी अच्छे तरीके से पक जाएंगी और जो है वो हमारा कैरमल भी बन जाएगा। भाई अपनी अगर तैयारियां आपकी टाइम से हों तो आपकी ये चीज़ें बड़े बनने आराम में- से जी, रेडी हो बिल्कुल, जाती हैं। बिल्कुल। अब देखें ना जितनी देर में ये चीज़ें हो रही हैं, आप गाजर कट कर रही हैं, वो देखिए यखनी भी बिल्कुल ऑलमोस्ट बॉयल हो गई है। और Right. जब भी आप चावल डालें तो उसको पहले यखनी को पकने दें अच्छे तरीके से। कच्ची यखनी में आप जब तक बॉयल ना आए आपने चावल नहीं डालने। बिल्कुल अग्रीड। तो अब हम ये करते हैं कि हम चलते हैं छोटी सी ब्रेक की तरफ, क्योंकि अभी चिकन की फ्राइंग भी हो रही है और ये चीज़ें भी हो रही हैं। तो जब तक हम ये वाले काम मुका रहे हैं, ब्रेक की तरफ चलते हैं। अच्छा, ब्रेक के बाद व्यूअर्स जब हम वापस आएंगे तो आपकी मुलाकात हमारे मुल्क की एक बहुत बड़ी स्टार से होगी जो फोक की दुनिया में, नाम है उनका। फोक म्यूज़िक में और बिलोंग करती हैं, मतलब सिंधी फोक कल्चर से रिलेटेड वो तो आपका बहुत ही ताल्लुक मज़े है। का बहुत ही उसका मज़े का और गाना बड़े खूबसूरत आप गीत गाती हैं। तो हम ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो उन्हीं को सुनते हुए आएंगे, बल्कि ऐसा करते हैं कि उन्हें सुनने से पहले मेरे पास एक आइडिया है। जी बोले। आपको याद है कुछ दिन पहले आप गोंद कतीरा की मेरे से बात कर रही जी थी? जी बिल्कुल। तो क्योंकि ज़ैनब गोंदल भी हमें ज्वाइन करेंगी, हाँ तो पहले जी। ज़ैनब से मुलाकात कर लेते हैं। हाँ जी, उसके बिल्कुल। बाद हम अपनी स्टार से मुलाकात बिल्कुल, करेंगे। बिल्कुल डन है, सही और बल्कि कहा, ज़ैनब को डन। भी कहेंगे हमारे साथ हैंग आउट करें। हाँ ठीक जी, है, ठीक तो है। आप हमारे साथ रहिएगा व्यूअर्स, हम आएंगे वापस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है आपकी मेरी हम सब की लाडली बहुत ही प्यारी ज़ैनब गोंदल ने, जिनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। हमें कुछ लम्हे के लिए लगा कि शायद आज शो पे नहीं आएंगी, तो मैं अगले सेगमेंट पे जाने लगी थी। क्या हुआ ज़ैनब? बस आई गेस कुछ सीजनल, और जैसे ही हम देखते हैं ना कि गर्मी, सर्दी और गर्मी का चेंज आ रहा होता है, हमारी बॉडी जो है वो बड़ी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट हो रही होती है, इम्यूनिटी भी नीचे जा रही होती है बॉडी की। तो मुझे लगता है कि मुझे भी कई दफ़ा खुद को ना टीवी के सामने बैठ के सुनना चाहिए कि मैं क्या कह रही हूँ, और उन चीज़ों को अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए। एक्चुअली ज़ैनब यही तो बात है। एक चीज़ जो लोग अंडरस्टैंड नहीं करते, हमेशा हम अपने आप को वेस्ट से कंपेयर करते हैं। Yes. देखो, वेस्ट में और पाकिस्तान में फ़र्क एक है, वो ये है कि क्योंकि हमारे मुल्क में आलूदगी ज़्यादा है, उसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल होती हैं जो सेहत के लिए ठीक नहीं होती हैं। अब जैसे कि हम किसी के घर जाते हैं विज़िट करने के लिए, दही बल्ले पड़े हुए हैं, समोसे पड़े हुए हैं, पकौड़े बने हुए हैं, कुछ मीठा पड़ा हुआ है। अब लोग नाराज़ हो जाते हैं आप ना खाएं तो। बिल्कुल। आपने 2 निवाले भी उस दही बल्ले के ले लिए जो बाहर आपने मार्केट से उठाए हैं, और साफ़ सुथरी जगह से नहीं था। बिल्कुल। टाइफॉइड, हेपेटाइटिस, 100 और बीमारियाँ हो सकती हैं, गैस्ट्रो के मसाइल। जी। कराची में थी, मुझे याद है कि लास्ट डे रमज़ान ट्रांसमिशन का कुछ हफ्तों पहले मैं कर ही नहीं सकी, 29वां रोज़ा मैं कर ही नहीं सकी मैं, क्योंकि उस दिन साउथ सिटी हॉस्पिटल में थी कराची में। और टीम को और बाकियों को तो पता, बड़े लोगों ने पूछा भी कि वो आप जल्दी चली की थी लाहौर। मैंने कहा जी मैं अस्पताल में पड़ी हुई थी। रात को किस मुश्किल से मैं जहाज़ पे चढ़ी हूँ और किस तरीके से लाहौर आई हूँ मुझे पता है कि ईद की सुबह मेरे बच्चे मेरी शक्ल देख लें। बट वही चीज़ है कि इसी तरह को किसी ने वो रात को डिनर पे बुलाया, गई, खाना शाना खाया, उन्होंने बाहर से चीज़ें मंगाई हुई थी, सब लोग जिन्होंने उस दिन खाना खाया वो बीमार हो गए। एक ये प्रॉब्लम है, एक तो गैस्ट्रो का चल रहा है। दूसरी बात देखो, ज़ुकाम खांसी, कुछ दिन पहले हमने अपने प्रोग्राम में ये बात की, अगर आपकी तबीयत नहीं ठीक, आपको खांसी ज़ुकाम है, तो दूसरों से फिर ना मुलाकातें करें। अगर मिलना है मास्क का इस्तेमाल करें, ये चीज़ तो हमने हाथ बहुत अच्छे धोएं, से सीखी है। हाथ धोएं, अपने आप को सैनिटाइज करें, अपने आप को, बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो आते हैं, अवेलेबल है, जिनको आप इस्तेमाल करके अपने जर्म्स को किल कर सकते हो, और उसके बाद आप जाके इंटरेक्ट करो अगर ज़रूरी है तो। एग्जैक्टली। अच्छा, इसके साथ अब आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों की जो हमारे इम्यून सिस्टम और हमारे पेट को बड़ा सेट रखते हैं। मैंने गैस्ट्रो की बात क्यों की? क्योंकि आजकल पेट के बड़े अमराज चल रहे हैं। पेट के लिए वो कौन सी 2-3 चीज़ें हैं जो बेस्ट है? बाकी तो सेहत के लिए हैं। हाँ, पेट से लेके, सर से लेके पाँव तक, तीनों ही चीज़ें बहुत मुफीद है, जिसमें चिया सीड्स, बेसल सीड्स और आपका गोंद कतीरा आ जाता है। चिया सीड्स और बेसल सीड्स को हमेशा की तरह पहले डिफ्रेंशिएट ज़रूर कर देती हूँ कि चिया सीड्स जो है वो डिफरेंट है, और आपका जो तुख मलंगा है वो डिफरेंट होता है। लेकिन देखो ना ज़ैनब, अफोर्ड करने की भी बात है। बिल्कुल। अब चिया सीड बहुत महंगे हैं, मार्केट में लेने के लिए जाओ, उसी के बरक्स तुख्म लंगा लो, जितने में आप इतने से चिया सीड लेते हैं आप इतना तुख्म लंगा ले सकते हैं। बिल्कुल। तो ये आपकी चॉइसेस पे डिपेंड करता है कि आप और आपकी किस तरफ बजट पे जाना भी। चाहते हो। एग्जैक्टली, आपका बजट है, आप जिस तरफ जाओगे। फायदे दोनों के मैं बताती हूँ, बाकी आगे उसके बाद आपकी फिर गोंद मर्जी। कतीरा की तरफ जाएंगे, क्योंकि आजकल गोंद कतीरा की बड़ी बात सुन रही हूँ मैं। गोंद कतीरा मेरा अपना बहुत फेवरेट है, और गर्मियों में अगर आप गोंद कतीरे को अपनी लाइफ में ऐड ऑन करते हो तो मेरा ख्याल है आपकी गर्मियाँ बहुत ज़्यादा आसान गुजरेंगी। कोई ऐसे प्रॉब्लम जैसे हीट स्ट्रोक, लू लग जाना, बहुत बच्चे भी आपके बीमार होते हैं। इवन जैसे आप ये देखो, स्कूल से आते हैं, कॉलेजेस से आते हैं, यूनिवर्सिटी से बच्चे आते हैं, गर्मी से बुरा हाल हुआ होता है। आपका न्यूट्रिएंट लॉस जो है वो गर्मियों में ज़्यादा है, इलेक्ट्रोलाइट लॉस जो है वो गर्मियों में ज़्यादा है। और उसके साथ साथ हम अक्सर ये बात सोचते हैं कि शायद वेट कम जो है वो हमारा गर्मियों में ज़रा ज़्यादा हो रहा होता है। आपका गर्मियों में न्यूट्रिएंट लॉस, मसल लॉस ज़्यादा हो रहा होता है। आपने उस मसल लॉस को भी प्रिवेंट करना है। और मसल जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि आपके मसल ने ही आपकी बॉडी का बिल्डअप करना है। आपने कितनी देर स्टैंड करना है, आपकी बॉडी लेज़ी तो नहीं हो रही, इन सारी चीज़ों का दारोमदार जो है वो आपकी बॉडी पे ही होता है। आप में जितनी बीमारी आजकल हम देख रहे हैं, चाहे वो हेपेटाइटिस हो, चाहे आपके कैंसर्स हो, चाहे आपकी शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो, आपके मतलब आपका मसल लॉस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन सारी बीमारियों के बरक्स। दूसरी चीज़, हम जो खा रहे हैं, हमारी ईटिंग प्रैक्टिसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा गलत है, जिसको ठीक करना बड़ा ज़रूरी है। और ये 3 ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो आज हमने डाली हुई है अपनी लिस्ट में, बकेट लिस्ट में, ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है। आपने सिंपल इसको लेने का तरीका है, आपने इसको पानी में भिगोना है और उसके बाद आपने इसको कंज्यूम करना है। इसके जो वो होता है, जो सीड होता है, इसका वो ब्रेक डाउन होता है और आपकी बॉडी में पानी के कंटेंट को कम नहीं होने देता। फॉर एग्जांपल, आपने सुबह जो नाश्ता है
वो बहुत हैवी करना कुछ लोग पसंद नहीं करते, उनको समझ ही नहीं आ रही होती कि हम नाश्ते में सुबह क्या खाएं। एक सिंपल ऑप्शन है, आप रात को एक बोल ले लें या एक ग्लास ले लें, एक मग ले लें, जिसमें भी आपको पसंद हो, 2 चम्मच आप उसमें जो है अपना दलिया डाल दें, उसी के अंदर आप 1 चम्मच चिया सीड्स का डाल दें और आधा चम्मच आप उसमें जो है या एक छोटा पीस गोंद कतीरे का डाल के इसको पानी में भिगो कर रख दें। सुबह जब आप उठेंगे आपका नाश्ता ऑलरेडी रेडी होगा। अब आपने इसमें सिंपल करना क्या है, एक खजूर ऐड करनी है, 2 से 3 किशमिश ऐड करनी है, एक फ्रूट ऐड करना है, चाहे वो सेब ऐड कर लो, केला ऐड कर लो, उसके साथ आप बेरीज अगर ऐड कर सकते हो तो वेल एंड गुड, परफेक्ट, उससे तो अच्छी चीज़ ही कोई नहीं हो सकती। और अगर नट्स ऐड करें तो हम उसके अंदर काजू, पिस्ते, बादाम ऐड ऑन कर सकते हैं। अब जिन लोगों को ये शिकायत होती है कि जी हमारा जिस्म गर्म है, हम जो है वो सीड्स का या नट्स का इस्तेमाल गर्मियों में नहीं कर सकते, तो साथ कूलिंग इफेक्ट जो है वो चिया सीड्स और आपका जो है वो गोंद कतीरा वो दे रहा होगा, आपके जिस्म की जो गर्मी है वो वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। दूसरी बेस्ट ड्रिंक जो है वो गोंद कतीरा को इस्तेमाल करने के लिए, चिया सीड्स को इस्तेमाल करने के लिए वो ये है कि आप इन दोनों ही चीज़ों को भिगो कर रख दें, चिया सीड्स को भी और गोंद कतीरे को भी, और एक अलग से मिक्सर ग्राइंडर में आप ग्राइंड करके रख लें अपनी सौंफ को, सफ़ेद इलायची को और उसके साथ आपकी जो ये वाइट में आती है मिश्री को, हाँ। इसको आप ग्राइंड करके रख लें। 1 चम्मच डेली इस पाउडर का डालें, चिया सीड्स डालें, गोंद कतीरा डालें, 1 से 2 लीमू डालें, ठंडा पानी डालें और सारे घर वाले इसको एंजॉय करें। जितने शरबत आप लेके आते हैं ना महंगे महंगे और उनका कोई असर नहीं हो रहा होता, डब्बे वाले जूस रिफ्रेशिंग करके आप लेके आ रहे होते हैं, भाई उन इसी सब के से। अंदर अगर आप बादाम डाल दें, हाँ, इसी के अंदर अगर आप बादाम निकाल लें, उसका छिलका उतार के, बिल्कुल। बादाम को रात को सोख कर उसका छिलका निकाल दें और इसी ड्रिंक के अंदर अगर आप बादाम डाल के ब्लेंड कर लें, बिल्कुल। तो आपका बादाम का शरबत तैयार हो जाता है। बिल्कुल, एक्चुअली सौंफ डाल दी, मिश्री डाल दी और आपने क्या कहा, इलायची डाल दी, इलायची डाल दी, इसमें आप बादाम डाल दें और आपने इसको ग्राइंड कर लिया पानी के साथ अच्छे से, ठंडी पानी के थोड़ा सा पहले आपने थोड़ा कम पानी डाल के इसको अच्छा सा ब्लेंड बिल्कुल। करके पेस्ट सी बना ली, उसके अंदर आपने पानी डाल दिया। और इससे आप इतना ज़्यादा रिफ्रेश फील करोगे। अब कुछ लोग होते हैं जिनको उसका भी मज़ा नहीं आ रहा होता, तो दूसरी साइड पे हम ये देख लेते हैं, आप ब्राउन शुगर डाल दें, उसके अंदर आप गोंद कतीरा डालें, लीमू डालें और पुदीना डालें। आपका सॉर्ट ऑफ जैसे मिंट मार्गरीटा आप बनाते हो उस तरह से आप इसको बना सकते हो। गोंद कतीरे को लोग इसलिए भी इस्तेमाल नहीं करते कि ये जेल लाइक लग रहा है, मेरा दिल नहीं करता, ऐसे होता है वैसे होता है। तो इसका एक बेहतरीन तरीका ये है कि आप जो सालन बना रहे होते हैं, अपने सालन में आप इसके 1 से 2 पीसेस डाल दें। तो आपको खाने को थिकनिंग एजेंट के तौर पे ये काम करेगा। जैसे बहुत ज़्यादा हम कॉर्नफ्लोर खानों में इस्तेमाल करते हैं, कॉर्नफ्लोर इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप गोंद कतीरा ऐड कर दो, वो वैसे थिकनिंग एजेंट के तौर पे काम करेगा, आपकी हड्डियों को मजबूत करता है। जिन भी लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, इवन जो हड्डियों में दर्द होना, छोटे छोटे जॉइंट्स में दर्द होना, मैं यही पूछने लगी थी कि जिनके गिट्टे गोडों में दर्द होता है, अब जैसे कि मैं एक आपको इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, कुछ दिन पहले मैंने कराई एक चीज़ कॉल्ड डेक्सा स्कैन, क्योंकि आपको पता है लास्ट ईयर 2 दफ़ा मेरी हड्डियाँ टूटी, साल से मुझे डॉक्टर ने कहा हुआ है कि करा लो। मैंने कराया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा डेक्सा स्कैन बिल्कुल क्लियर आया। ठीक है, क्योंकि मुझे बड़े लोग सोशल मीडिया पे पूछ रहे थे, आपने कहा था आपने अपने हड्डियों का टेस्ट कराया, डेक्सा स्कैन बिल्कुल परफेक्ट, अल्हम्दुलिल्लाह हड्डियाँ बिल्कुल फिट हैं। मसला है जोड़ों का, क्योंकि जोड़ों में दर्द होती है, क्योंकि मैंने स्पोर्ट्स इतनी खेली हैं यंगर ईयर्स में और जिम शिम भी इतना करती हूँ कि आपके जोड़ बेचारे रह जाते हैं। जोड़ों को किस तरह बंदा मजबूत करे, आप समझ रहे हो, अब हड्डी मजबूत है, जोड़ भी मजबूत है, वो जो अंदर एक होती है मिख जिसको हम कह रहे हैं, आपकी हड्डी को, उसको आपने ताकत देनी है, तो उसके लिए तो सबसे बेस्ट फ्रेंड आपके ये दोनों चीज़ें ही हैं जिसको मैं डिस्कस कर रही हूँ। मेरी एक पेशेंट थी, उनको घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द, कोलेजन नहीं कहते हैं कि बड़ा कोलेजन बहुत अच्छा अब जैसे इम्प्रूव अभी करता हमने है। यखनी बनाई है इतनी मजे की अच्छा। किचन में, ठीक है ना, अब हम बना रहे हैं किचन के अंदर, बताइए, काबली पुलाव। काबली पुलाव, और काबली पुलाव की जो यखनी है वो प्रॉपर यखनी है, वो क्यूब्स वगैरह से नहीं बनाई, हमने 1-2 क्यूब डाले हैं उसके अंदर मजीद फ्लेवर के लिए, लेकिन एक्चुअली हमने प्योर यखनी बनाई है। अब वो यखनी के अंदर कोलेजन होता है, चिकन की यखनी में नहीं होता है इतना, बट बीफ और मटन की अगर आप यूज़ करें बीफ में तो सबसे ज़्यादा। तो डेली अगर आप अपनी खुराक में ये यूज़ कर लेते हैं उससे भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल, हम देखें कोलेजन सप्लीमेंट्स कितने महंगे लेके इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अगर आप यही गोंद कतीरा को इस्तेमाल करना शुरू कर दें, एक नेचुरल कोलेजन है, आपको बाहर से कोलेजन लेने की उस तरह से ज़रूरत ही नहीं है। ओमेगा 3, ओमेगा 6 के सोर्सेज हम डिस्कस कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं जैसे घुटनों में दर्द है, मेरे मसल्स जो हैं वो वीक हो रहे हैं, तो आपने सिंपल करना क्या है, आप जिम जाते हो, एक्सरसाइज करते हो, स्पोर्ट्स जैसे आपने कहा कि खेलते हैं जो लोग, वो वाकई अपना ध्यान नहीं रख रहे होते और उनको लोग
डायलेट कर रहे होते हैं, डाइवर्ट कर रहे होते हैं, किस लिए जी आप ये वाले जूसेस ले लो, ये वाली फ्रिजी ड्रिंक्स ले लो, ये आपको बड़ा एनर्जाइज करेंगी। वो बिल्कुल एनर्जेटिक नहीं है और बिल्कुल एनर्जाइज नहीं करती हैं आपको। आप अपनी पानी वाली बॉटल में सुबह निकलते हुए घर से 1 चम्मच चिया सीड्स या तुख लंगा, दोनों में से कोई एक, और थोड़ा सा साथ आपने जो वो गोंद कतीरा जो भिगो के रखा हुआ था उसको आपने ऐड ऑन कर देना है। आपका पूरा दिन जो है वो ना आपको लेजीनेस होगी, ना थकावट महसूस होगी, ना ही जिस तरह से जॉइंट सोरनेस या मसल सोरनेस होती है वो होगी, ना आपको क्रैम्प्स पड़ेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि जी हम एक्सरसाइज अंदर छोड़ देते हैं, जब भी हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हमें जो है वो क्रैम्प्स पड़ने शुरू हो जाते हैं। उसका बेसिक रीज़न ही ये होता है कि आपकी बॉडी लैक कर रही होती है मैग्नीशियम में, पोटेशियम में, तो ये जाके उनको फुलफिल करते हैं और आपके एक मसल को ताकत देते अच्छा, हैं। पोटेशियम भी क्रिएट करते हैं, क्योंकि देखिए पोटेशियम के लिए तो कहते हैं आलू और केला बहुत अच्छा ऑप्शन, केला बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो जिम में आपने ये नोटिस किया, जब भी हम जिम की या किसी भी ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन की बात कर रहे होते हैं तो उसकी डाइट में हम केला, ORS और उसके साथ साथ शेक्स और इस चीज़ों को बहुत ज़्यादा इन कर रहे होते हैं। बात ये कि देखिए ना, नाश्ते की अगर बात कर रहे हैं तो चिया सीड्स अगर आपके पास हैं या आपके पास तुम लंगा है, आपने वो सोक कर दिया रात को, सुबह आपने थोड़ी सी दही ली, मतलब इंस्टेड ऑफ मिल्क आप अगर दही डाल देते प्रोबायोटिक आ जाता है, खजूर आपने डाल दिया, एक केला डाल दिया दही के अंदर, उसको ब्लेंड किया, उसी के अंदर आपने तुख लंगा डाल के उसे मिक्स करके शेक की तरह पी लिया। अब वही बात है, आप अपने बच्चों को ये देना शुरू कर दें। ये ड्रिंक जो है बच्चों में बचपन से ही इम्यूनिटी का मसला कभी आएगा ही नहीं, और जैसे हम बात करेंगे सीजनल चेंजेस की, वो चेंजेस भी बहुत हद तक ख़त्म हो जाती हैं। और आपने अगर गोंद कतीरे को या चिया सीड्स को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया है तो आपको लाइफ में कभी भी किसी और एंटीऑक्सीडेंट की इस तरह से ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी बॉडी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इम्यून है। उसको फाइट एंड फ्लाइट में जाने की पोजीशन बार बार नहीं आती। उसका मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ ने आपको अटैक किया, फॉर एग्जांपल मॉस्किटो बाइट करता है, आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा फाइट एंड फ्लाइट में जाती है कि मैं बीमार ना हो जाऊँ, मुझे कोई मसला ना हो जाए। जब आपकी बॉडी में ऑलरेडी ऐसे इम्यूनिटी होगी, इम्यूनिटी बूस्टर्स आपने दिए हुए होंगे, तो वो आपको बिल्कुल बीमार ही नहीं होने देगी और आपको ठीक रखेगी, और आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम जो है वो होगा ही नहीं। बिल्कुल सही। अच्छा, गुफ्तगू हम ऑन एंड ऑफ करते रहेंगे, आज आप हमारे साथ रहेंगे क्योंकि हमारे मुल्क की बल्कि इंटरनेशनल लेवल की एक ऐसी सुपरस्टार हमारे साथ हैं जो पाकिस्तान को पाकिस्तान से बाहर बड़े खूबसूरत अंदाज में रिप्रेजेंट कर चुकी हैं। एक बड़ी फेमस और नामवर शख्सियत आज हमारे साथ होंगी। इनकी गायकी और इनका स्टाइल ही इनकी पहचान है। ब्रिलियंट सूफ़ी फोक सिंगर हैं ताज मस्तानी। तो उनको सुनते हुए व्यूअर्स हम आएंगे, वेरियस अवार्ड से भी इनको नवाजा गया है, इनको सुनते हुए हम आएंगे, इनकी टीम से मुलाकात करेंगे और फिर उनसे उनकी लाइफ और उनके करियर के बारे में जानेंगे। आजकल के ज़माने में जहाँ पे फोक सिंगिंग से लोग बहुत दूर होते जा रहे हैं, इन्होंने अपने आप को उसमें मेंटेन्ड भी रखा और इस्टेब्लिश भी किया। इस पे बात करेंगे ब्रेक के बाद। गुंड खोल दीदार विखावो, मैं आया मुख वेखण, आया मुख वेखण, मैं आया मुख वेखण, मैं आया मुख वेखण, ढूंढ खोली दीदार विखावो, मैं आया मुख वेखण, ढूंढ खोली दीदार विखावो, मैं आया मुख वेखण, मैं आया साईं आया, मैं आया साईं आया, मैं आया मुख वेखण, 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 ढूंढ खोली दीदार विखावो, मैं आया मुख वेखण, ढूंढ खोली दीदार विखावो, मैं आया मुख वेखण।
खोली दीदार विखावो मैं आया मुख वेखणे नूरी रवाते सब्ज जोला नूरी रवाते सब्ज जोला नूरी रवाते सब्ज जोला नूरी रवाते सब्ज जोला नाल मोत्यां दे जड़ावो मैं आया मुख नाल मोत्यां दे जड़ाओ मैं आया मुख वेख आया मुख वेख आया मुख वेख आया मुख वेख हुंड खोली दीदार विखाओ मैं आया मुख वेख हुंड खोली दीदार विखाओ मैं आया मुख वेखणे नाल असाने सुनल साई नाल असाने सुनल साई नाल असाने सुनल साई नाल असाने सुनल साई अल्लाह लगे त अल्लाह वो मैं आया अल्लाह लगे त अल्लाह वो मैं आया मुख वेखणे हाल सजलदा मालूम तेको हाल सजलदा मालूम तेको हाल सजलदा मालूम तेको हाल सजलदा मालूम तेको क्या बात है, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। क्या हाल है आपके मैडम? ठीक-ठाक? माशाल्लाह, कितनी खूबसूरत लग रही हैं और मेरे भाई कितने खूबसूरत लग रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। तो व्यूअर्स, मैम के बारे में तो ब्रेक से पहले भी आपको बताया, हमारे मुल्क की एक सुपरस्टार, एक ऐसी पर्सनालिटी जिन्होंने सिर्फ पाकिस्तान में अपना नाम नहीं रोशन किया बल्कि पाकिस्तान का नाम रोशन किया पाकिस्तान से बाहर। हमारी सॉफ्ट इमेज क्रिएट करने वाले लोगों में से इनका नाम सरे फहरिस्त आता है। ताज मस्तानी साहिबा हमारे साथ है, लेकिन इनका असल नाम कुछ और है, ये भी हम इनसे जानेंगे। लेकिन जो हमारे प्यारे भाई हैं जिनके बगैर हमारा प्रोग्राम नामुकम्मल है, आइए उनसे भी मुलाकात करते हैं। अमजद हुसैन साहब जो हैं वो ढोल पे हैं, प्यारे भाई हमारे अब्बास अली भी हमारे साथ हैं ढोलक पे, अली रज़ा हैं कीबोर्ड पे, एंड ऑफ कोर्स हमारे साथ अख्तर अली हैं हारमोनियम पे। वेलकम करेंगे। और मस्तानी जी, हमें ये तो बताएं कि आप मुख्तियार नाज से मस्तानी कैसे हो गई? मस्तानी कैसे हो गई? ये क्या माजरा है? पता है, मस्तानी तो हम उसको कहते हैं जो अपनी मस्ती में हो, जिसको पागल भी कहते हैं, लोग पागल समझते हैं, लेकिन वो असल में पागल नहीं होते, वो मस्त होते हैं, वो मस्त होते हैं, द मस्त मस्त कलंदर। अलस्त। तो मस्तानी कहते हैं, आप जब स्टेज पे आती हैं तो वो मस्त हो जाती हैं, आप अपनी दुनिया में होती हैं, उस वक्त आपको नहीं पता होता कि क्या हो तो रहा है। इसीलिए मस्तानी के मुझे खिताब दिया गया है। लेकिन शुरू करते हैं शुरू से। जी, ताज मस्तानी की कहानी कहाँ से शुरू होती है? एक्चुअली तो कहानी शुरू होती है मुख्तियार नाज से। जी, पैदा तो आप मुख्तियार नाज हुई,
फिर म्यूज़िक, मौसीकी, ये कहानी किधर से शुरू होती है, मुझे शुरू से बताएं। हाँ, असल में नाम तो मुख्तियार नाज ही है। अम्मा तो मुझे अभी तक मुझे घर में मुख्तियार भी नहीं कहते, मुझे मुखी कहते हैं। मुखी कहते हैं, प्यारा नाम। मेरा मियाँ मुझे मुखी बुलाता है। तो अब उसके पीछे मेरी जो फ्रेंड्स हैं जो बिल्कुल क्लोज, वो भी यही मुखी कहती हैं, कहते हैं मुखी। प्यार से। तो मुझे अगर कोई अपनी बहन या कोई अपनी रिश्तेदार मस्तानी के नाम से पुकारे तो मुझे बड़ा बड़ा बुरा लगता है। अजीब लगता है। मैं कहती हूँ मैं दुनिया के लिए मस्तानी हूँ, आपके लिए थोड़ी हूँ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लेकिन पढ़ाई कहाँ पे की, बड़ी कहाँ पे हुई आप? हाँ, मैं सेवन शरीफ वहाँ पे पैदा हुई जी, और वहीं पे क्योंकि तालीम हासिल? मेरा गांव सेवन शरीफ है। ठीक है, कलंदर लाल शहबाज की नगरी में माशाल्लाह। पड़ी बली हूँ, समझ आती है खेली फिर। हूँ। अच्छा, वहाँ पे पली बड़ी, जी। पढ़ाई जिसके भी लिए वहीं पे दुनिया- हासिल की, मैट्रिक जिसके तक? लिए दुनिया तरसती है। बेशक। आपको पता है पूरा पंजाब मुरीद है कलंदर शहबाज के। बिल्कुल। तो मेरी खुशनसीबी है कि मैं उस गांव से जो है ना मेरा एक अच्छा, रिश्ता है। और फिर पढ़ाई भी आपने वहीं पे हासिल की, जी, मैट्रिक तक? जी, मेरा गांव है तो बस वहाँ ही। मौसीकी के साथ कैसे लगाव हुआ? क्या घर में और भी कोई इस तरफ किसी का रुझान था? नहीं, घर में तो नहीं था, लेकिन ये है कि जिस नगरी से है उस नगरी पे तो आज भी शाम होती है तो फुकरा शुरू हो जाते हैं। वो डेली हम सुनते थे बचपन से, जब दरबार पे जाओ तो यही एक तारा चपड़ी वाले। लेकिन मैडम ज़्यादातर मर्द हजरात, हाँ, ख़वातीन कम इस तरफ। और हमारे यहाँ आपको पता है लोग बड़े अपने दिमाग में सेट होते हैं कि कुड़ियां दा काम है, मुंडिया दा काम है, जिस तरह पंजाबी में कहते हैं, ये लड़कियों का काम है, ये लड़कों का। तो जिस काम में आप है, फोक म्यूज़िक को आगे लेके चल रही है, सूफी म्यूज़िक को, इस तरफ ख़वातीन का रुझान बाद में हुआ है जी। और कम ख़वातीन का। तो ये आपने कैसे किया? यह है कि मैं उनको देखकर, ज़ाहिर सूफ़ी फ़कीर लोग थे जो दरबार पे गाते हैं, तो उनसे मुतासर होकर ही मैंने स्टार्ट लिया था कि मैं भी इनकी तरह परफॉर्म करूं। और अगर ये मैं उठाऊं, मैं उनसे जाके पूछती, ये पकड़ के मैंने कहा मुझे दिखाएं, ये मैं उठा सकती हूँ, मैं बजा सकती हूँ या नहीं। वो कहते कि बेटा ये आपके ऊपर है, आप अगर बजाना चाहें तो। अच्छा, आपको मना नहीं किया? नहीं नहीं, ये नहीं कहा कि बेटा ये आपका काम, मतलब आपको इजाज़त दी? बोला बेटा ये इंसान जो है वो पत्थर तोड़ता है, पत्थर से भी मजबूत है, ये तो कोई चीज़ ही नहीं। आप सब इंसान जो है ना हर कुछ कर सकता है। अच्छा, तो आपने सीखा किससे फिर? फिर मेरे उस्ताद थे मरहूम गुलाम हैदर बख्श साहब, लाड़कानों के थे। अपने जी आबदा जी का वालिद साहब जो था उनके शागिर्द थे वो। अच्छा अच्छा। जी, उनसे एक वो गांव भी था उनका, लाड़काने के हैं वो असल में। तो फिर वो उनके शागिर्द थे, मुझे उन्होंने सिखाया। कितनी देर? ये तो मुझे बचपन की कहानी है, मुझे जब उन्होंने मतलब कितनी छोटी थी जब आपने शुरू किया? सुरताल, जब मुझे जो इसकी क्या कहते हैं मौसीकी का जो कदम जो है कि कैसे रखते हैं, वो मैंने उनसे सीखा। उम्र क्या थी आपकी? उम्र मेरी तब तो मेरी 8-9 साल होगी। यानी कि बहुत घर वालों से इजाज़त कैसे तो मिली? फिर मुझे वहाँ छोड़ के आए मेरी अम्मा और अब्बा। अच्छा, बट पहले घर वालों ने इजाज़त दे दी? हाँ, वो उन्होंने कहा कि इसको आप तैयार करें। मुझे छोड़ के आए लाड़काना में, तो मैं फिर वहाँ बड़ा रोई। फिर मुझे वो दूसरे दिन ले आए सेवन शरीफ वापस। बोला ये तो रो रही थी आपको देखकर। तो उस ज़माने में ट्रेन में उन्होंने, मैं तो ऐसे चलती हुई ट्रेन में चढ़ गई, तो सामने एक खंबा आ रहा था, उसने मुझे पकड़ के नीचे उतारा। बोला ये लग जाता तो मैं तो पूरा जो है ना ख़त्म ही हो जाता। बिल्कुल। मैं उसको बाबा कहती थी। उस्ताद भी तो जो है ना बाप ही होता है। बाप भी होते हैं। तो फिर उसके बाद मैंने नहीं सीखा, थोड़ा बहुत जितने दिन भी। फिर जैसे ही थोड़ी बड़ी हुई तो मेरी शादी हो गई। हमारे गांव में शादी जल्दी कर देते हैं। क्या बस। उम्र थी?
तकरीबन 12-13 साल में कर देते हैं, बिल्कुल छोटी सी थी। कर अच्छा, देते ठीक, हैं, ठीक। अभी भी चल रहा है ये सिलसिला। अच्छा। तो फिर ये चैप्टर ख़त्म हो गया। हम्म, फिर मुझे एक बच्चा हो गया जल्दी से। हम्म, जब वो छोटा था फिर मैंने कहा कि अब जो है ना मैं शौक़ अपना पूरा कर सकती हूँ। ठीक है। फिर मैं आई वापस, अम्मा को कहा, अब्बा को कहा, मैंने कहा मुझे ये इकतारा और ये सिखाएं, ये मैं करूँगी। तो शोहर ने क्या कहा? उससे पहले पूछा ही नहीं। अक्लमंदी किया आपने। उसको बताया ही नहीं। उससे नाराज़ होकर मैं आ गई थी अम्मी की तरफ, तो फिर मैंने जोश में ये काम कर दिया। जोश में ये कहा, क्या बात है। यानी कि छोटे से दबंग थी आप। हाँ। अच्छा, फिर? गुस्से में। तो फिर अब्बा ने मेरा साथ दिया। उसने कहा कि चलो कोशिश करते हैं। फिर उसने पता किया कि बाबा से बात की, उन्होंने कहा कि मेरे दोस्त हैं उनसे पूछते हैं। तो फिर गुलाम सिंह कलेरी साहब थे, रिदम प्लेयर भी थे, हाँ जी, पोएट भी थे, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सिखाते थे यकतारा और चपड़ी, और ख़वातीन को भी वो सिखाते थे। तो फिर उसको पकड़ा, आए हम हैदराबाद, उसको आके पकड़ा, फिर उससे मैंने सीखा। और ये मुझे उसने कहा कि आपको कुछ आता है, कोई गाना, कोई कलाम, कुछ। उसने ऐसे मुझे पहले तो थोड़ी मुश्किल में डाल दिया कि वो मैं 1-2 कहूँ तो आप उसके साथ साथ चले। मैंने ये देख के मैंने कहा ऐसे नहीं मेरे से होगा। बोला फिर आपको कुछ कलाम, कोई कुछ आता है? मैंने कहा हाँ। फिर कहा जो आता है वो सुनाओ। फिर मैंने शुरू किए तो उसने कहा चलो इस पे बजाओ। उस पे मैंने शुरू किया तो बोला तो आप तो तैयार हैं बस। हाँ। फिर मैंने भूखे काटी। हैदराबाद के शहर में एक दरबार है असदुल्ला शाह कुंदनी, वहाँ फतेह चौक की साइड पे है। तो जंगल होता था उस वक्त, इतनी आबादी नहीं थी, अब तो पूरा शहर हो गया है वहाँ भी। तो वहाँ वो जैतून का बाग था। जब भूख लगे जैतून, वहाँ से जैतून उठाए, तोड़े और खाएं। वो तो कड़वे बहुत होते हैं। नहीं, जैतून तो अच्छे होते हैं, मीठे होते हैं। मीठे? कच्चे का जो है वो कड़वे होते हैं, वो हम कड़वे। कच्चे क्यों तोड़ेंगे। अच्छा, ओके, यानी कि पता नहीं, मैंने कच्चे खाए हुए ना, तो मुंह ही म्याऊं सा हो जाता है। अच्छा। फिर 15 दिन के बाद, 10-15 दिन मुझे सिखाया। उसके बाद उसने कहा कि अब इस काबिल है, इतने कलाम तैयार किए हैं कि किसी। अच्छा, आपने रुझान भी सूफी म्यूजिक की तरफ जी। किया, आपने वो दूसरे गाने बजाने की तरफ नहीं गई? नहीं, क्योंकि दरबारों से शुरू किया ना उसने मुझे। अच्छा। उसने कहा कि अभी फलानी दरबार का मेला लग रहा है, अभी फलानी, तो हमारे यहाँ जो सीखते हैं ना पहले उनको दरबारों पे स्टार्ट करवाते नहीं, हैं। ताकि आप सीधे हों और आपको समझ आए कि आप क्या करो। बिल्कुल सही है। तो फिर वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता यहाँ तक। उसके बाद आपने, अच्छा, उसके बाद फिर टीवी और मीडिया में कैसे आना हुआ? देखिए, दरबारों में तो हज़ारों लोग बजाते हैं, सीधी बात है, हर बंदे की इसी किस्मत तो नहीं होती ना कि वो टीवी पे और फिर पाकिस्तान से बाहर भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें। आपको तो अल्लाह ताला ने माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत इज्जत दी है। वो तो ये हुआ कि मुझे जब 7 शरीफ का मेल उर्स आ रहा था, तो मेरे उस्ताद ने कोशिश की कल्चर डिपार्टमेंट से। उस ज़माने में सेक्रेटरी थे हमीदा खून साहब, मुमताज़ मिर्ज़ा साहब, पीटीवी के भी वो रहे प्रोड्यूसर और पुराने। तो उनको जाके छोटी सी एक अर्ज़ी की, रिक्वेस्ट तो नहीं कहूँगी उसको, कि मैंने शागिर्द तैयार की, उसको एक कलाम की जो है ना आप इजाज़त दें और स्टेज पे करवाएं, उसका गाऊं भी है। तो उसने कहा कि ले आए आप। फिर मुझे ले गए वहाँ, उन्होंने रहसिल में मुझे बोला कहाँ है मस्तानी। तो फिर मैं एक, वो तब उम्र भी उतनी थी, तकरीबन 15-16 साल, तो फिर एक बड़ी सी चादर में लपेटी हुई कोने में बैठी हुई थी। फिर उसने बुलाया, मैंने कलाम शुरू किया। तो मैंने कलाम शुरू किए थे उस ज़माने में, एक था सचल सरमस्त का, आपने भी पुराने ज़माने में सुना है, चरखो चयो मुझो ना करे
क्योंकि ये पंजाब वाले सारे मुझे चरखों के नाम से जानते थे। मुझे नसीब वो कहती थी हम तो आपको चरखे वाली बुलाते हैं। चरखे वाली बुलाते। तो दूसरा था शाह लतीफ़ सरकार की वाई थी, जी जलमा मुझो परदेस इंसा संग। बिल्कुल। तो ये मैंने वहाँ सेवन शरीफ में जाके किए। लेकिन उस ज़माने में मैं स्टेज पे बड़े बड़े नाम थे, डर नहीं लगता था? सीनियर थे, बड़े बड़े नाम थे, लेकिन उस्ताद जो थे उस ज़माने के सच्चे थे। तो उस्ताद फ़िरोज़ गुल ने मुझे कहा, उसने एक वो क्या कहते हैं कि हमारे उस्ताद को कहा कि आप नहीं बजाएंगे इनके साथ। अब जिसने मुझे सिखाया वही सामने नहीं होगा तो मैं क्या कैसे करूँगी उधर, एक नया बंदा। फिर मुझे उस्ताद फ़िरोज़ गुल ने गाइड किया, बेटा आप छोड़ दें ये आजमाइश है और मैं वहाँ स्टेज पे होऊंगा, आप मुझे देखना। आप मुझे फ़िरोज़ गुल मत समझना, मुझे ऐसे कलेरी समझना कि मैं वहाँ कलेरी बैठा हूँ। फिर मुझे उसने गाइड किया, जैसे जैसे मैं कहूँ वैसे करना। मैंने कहा ठीक है जी। तो फिर वहाँ मैंने परफॉर्म किया। ये खड़े होकर गाने का ये मेरा स्टेप था, क्योंकि ये एक तारे वाले जो भी थे पुराने तो वो बैठ कर करते थे, बैठ के। तो फिर मैंने जो है ना खड़े, उसने कहा कि आपको मैं स्टैंड पे माइक लगवा के दूंगा, आप खड़े होकर करना और एक फेरी लगाना ये फकीरों वाली, और सारे पंडाल को फेरी लग जाएगी। मैंने कहा चलो ठीक है। और यही हुआ जो कहते और गए होता गया। वो मैं करती गई और अल्लाह ने उसमें ऐसी अच्छा हमसे कोई अच्छाई की कि। तो मैडम ये बताएं आजकल क्या मसरूफियत है आपकी? आजकल क्या काम, किस चीज़ पे काम हो रहा है? आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, कोई बात किसी से नहीं छुपी रहती और चैनल भी बहुत हैं, क्योंकि जब हम आए थे तब सिर्फ पीटीवी था। पीटीवी था। और आज भी मुझे कोई भी अगर कोई डिपार्टमेंट भी ये कहता है कि पीटीवी तो आपको ये दे रहा है वो दे रहा है, मैंने कहा पीटीवी ने जो इज़्ज़त हमें दी है वो किसी और ने नहीं दी है। मुझे पर्सनल, मैं पीटीवी के साथ किसी का भी मुकाबला नहीं करती। आई एग्री। क्योंकि मेरा घर है पीटीवी। बिल्कुल। क्योंकि मुझे उस स्टेज से पीटीवी ने उठाया है, कलंदर लाल की स्टेज से मुझे पीटीवी ने उठाया है, मुझे खुद पीटीवी ने बुलाया है, मैं नहीं गई थी, वहाँ से उठाया, फिर रेडियो ने मुझे वहाँ से। और ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। और व्यूअर्स देखें, मैम कुछ भी किसी भी डायरेक्शन में जा सकती थी, उन्होंने अपने कल्चर को, अपनी सकाफ़त को आगे लेके चले, उसके साथ साथ सूफ़ी म्यूज़िक, फोक सूफ़ी म्यूज़िक की तरफ अपना रुझान रखा। और माशाल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल सही, आप एक फेरी लगाती है तो सब एक फेरा लगा देते हैं। किचन में भी जल्दी से नज़र डालते हैं, खाने पीने की भी बातें बड़ी ज़रूरी होती है। जी शेफ़ नूर। जी हमारा काबली पुलाव बिल्कुल रेडी है और साथ हमारी सॉस। बिल्कुल सही, थैंक यू। अच्छा, आप कुछ कहना चाहेंगी मैम के बारे में? देखो आजकल के ज़माने में ज़ैनब, हम लोग देखते हैं कि यंग लोग, जैसे उन्होंने कहा सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग सिर्फ वायरल और ट्रेंडिंग की तरफ जाते हैं, लेकिन मैडम का काम ऐसा ही है, तो खुद ही इन इट सेल्फ वायरल है। मैं कहती हूँ कि जब वो बचता है तो इंसान फेरी की शायद वो जैसे बात हो रही है, उसके साथ साथ इंसान का दिमाग भी फिर रहा होता है और वो खुद भी साथ ही झूम रहा होता है। अकेली आप नहीं मस्त हुई होती, सारे सुनने वाले भी हो रहे होते हैं। मैं सिंधी में एक जो है ना वो शेर सुनाती हूँ, तो मैं एक स्टेज पे भी कभी कभी पढ़ लेती हूँ ना कि दीवानन खे छेड़ो छो था, दीवानन खे छेड़ो छो था, बेगानन जी बस्ती में रहन ॾियो ये दुनिया वारो सर मस्तन खे सर मस्ती में। ने कहा दुनिया तो आप नहीं समझे, लेकिन ये कि दुनिया वालों को ये है कि आप मस्तों को क्यों छेड़ते हो, उनको अपनी मस्ती में रहने दो। क्या बात है, मेरा यही तो रोना है अपनी ज़िंदगी में कि मेरी जान भी छड़ दो ते तुसी अपनी भी जान छड़ दो, आराम से सुकून से ज़िंदगी गुजारो। अंग्रेज़ी का मुहावरा है ना, लिव एंड लेट लिव, खुद भी जियो, दूसरों को भी जीने दो। हम आजकल की दुनिया में इतना ज़्यादा दूसरों की चीज़ों में पड़ जाते हैं। असल लोग तो वो हैं जो ताज मस्तानी की तरह मस्त है, बिल्कुल अपनी ज़िंदगी अपने ढंग में, तमीज़ के दायरे में रह के, डिसेंसी के दायरे में रह के, अपने रब के साथ कनेक्ट होके, एक डायरेक्ट चीज़ है। और जब कनेक्शन अल्लाह ताला से डायरेक्ट हो जाती है मैडम, तो फिर किसी की ज़रूरत नहीं रहती। देखिए माँ बाप
अगर 4 बच्चों को जन्म देते हैं तो नसीब तो अल्लाह देता है सबको, बेशक, अगर नसीब उनके हाथ में हो तो वो बराबर बांटें, बिल्कुल, लेकिन नसीब अल्लाह के हाथ में होता है। और बिल्कुल सही। और उस रब को राज़ी करना जी, और उस रब को नाराज़ ना करने का अपने अंदर खौफ रखना। लोग कहते हैं अल्लाह से डरो, मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ जो मेरी सोच है कि अल्लाह को नाराज़ करने से डरो। जैसे हम अपने माँ बाप को नाराज़ करने से खौफज़दा होते हैं, माँ बाप से कौन डरता है? अल्लाह ताला से खौफज़दा होने। जब रब की रस्सी मजबूती से थाम लेंगे तो ज़िंदगी आखिरत दोनों में हम सुरखरू हो जाएंगे। आमीन। देखिए मेरे अब्बा को अपने को साथ लेकर निकली थी और अम्मा भी मेरे साथ चली थी। बिल्कुल, ज़ाहिर है मैंने दोनों को आगे किया। मियाँ तो बाद में फिर इन्होंने कहा कि अब उनको बुला लेते हैं। मैंने कहा नहीं आएंगे। बोला आए तो ठीक है, बिस्मिल्लाह, नहीं आया तो उसकी मर्जी है। तो आए और माशाल्लाह देखिए कितना अच्छा आप लोगों का और साथ है। लेकिन वो तो क्या कहते हैं कि ऐसे दिन जो है ना वो ढूंढ रहे थे उसको, अल्लाह ताला ने दिए। अब एक बुलाया आ गया, ऐसे भागते आएंगे, चलो ठीक है। और बात यही है ना कि अच्छी चीज़ के लिए तो हर कोई भागता हुआ आता है, और जब ज़िंदगी का साथी इतना खूबसूरत हो तो क्या ही बात है। यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। व्यूअर्स, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारे साथ द एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, द फैबुलस ताज मस्तानी साहिबा है, जो अपनी मस्ती में हम सबको मस्त कर देती हैं। तो इनको सुनते हुए ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। दम दम मरी दम दम, 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 दम दम मरी दम दम। माहिया दी घड़ोली भर दी, माहिया दी घड़ोली, घड़ोली याद घड़ोली, घड़ोली याद घड़ोली भर दी। एक अला कनू में डर दी, एक मौला कनू में डर दी। माहिया दी घड़ोली, घड़ोली याद घड़ोली, घड़ोली याद घड़ोली भर दी। सच्चल सारा नूर इलाही, दम मरी दम दम, दम मरी दम दम, दम दम मरी दम दम। सच्चल सारा नूर इलाही, अली वली दी है हमराही। मैं हरदम रब रब कर दी, मैं हरदम रब रब कर दी। हो मैया दी घड़ोली, घड़ोली याद घड़ोली, घड़ोली याद घड़ोली भर दी। सुन याद घड़ोली भर दी। घूम चरखड़ा, चरखड़ा घूम चरखड़ा, चरखड़ा घूम चरखड़ा, चरखड़ा घूम चरखड़ा, घूम चरखड़ा घूम चरखड़ा, चरखड़ा घूम चरखड़ा, चरखड़ा घूम चरखड़ा, चरखड़ा घूम चरखड़ा। साया दा तेरी कत्तन वाली जी, कत्तन वाली जीवे, कत्तन वाली जीवे, नलियां वतन वाली जीवे। घूम चरखड़ा, चरखड़ा घूम चरखड़ा, चरखड़ा घूम चरखड़ा, चरखड़ा घूम चरखड़ा। साया दा तेरी कत्तन वाली जीवे।
चरखा बोले साईं साईं पाटण बोले तू चरखा बोले चरखा बोले चरखा बोले पाटण 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 बोले तू चरखा बोले चरखा बोले साईं साईं पाटण बोले कहे हुसैन फकीर निमाणा कहे हुसैन फकीर निमाणा मैं नहीं बस तू घूम के रखड़ा साइया दा तेरी कत्तन वाली जीवे घूम के रखड़ा साइया दा तेरी कत्तन वाली जीवे दीवाना अली का दीवाना मौला का दीवाना हूँ दीवाना यार का हूँ मैं दीवाना